नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा रुकिए आप। आज मैं आपको एक ऐसा नंबर सुनाने जा रहा हूं जो शायद आप सुन के आपके होश उड़ जाए। 11 लाख करोड़ रुपया। जी हाँ, 11 लाख करोड़ रुपए। ये कोई सरकारी बजट नहीं है, ये कोई जीडीपी का आंकड़ा नहीं है। ये वो रकम है जो आज सिर्फ एक दिन में ही भारतीय निवेशकों की वेल्थ में से उड़ गई। बीएसई लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज एक ही सेशन में 11 लाख करोड़ रुपए घट गया। जरा सोचिए, 11 लाख करोड़। जी हां, और वो भी एक दिन में। दोस्तों, आज सेंसेक्स 1456 अंक गिरकर 74,559 पर बंद हुआ और निफ्टी 436 अंक टूटकर 23,379 पर आ गया। बैंक निफ्टी ने भी 884 अंकों की भारी भरकम गिरावट दर्ज की और 53,555 पर बंद हुआ। मिड कैप में 2.5% और स्मॉल कैप में 3.25% लगभग गंवा दिए। यानी छोटे निवेशक आज सबसे ज्यादा नुकसान में रहे और ये लगातार दूसरा दिन था। कल भी सेंसेक्स 1312 अंक गिरा था, यानी 2 दिनों में सेंसेक्स ने करीब 3,500 अंक खो दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्यों, क्या हुआ, क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज का यह पूरा एपिसोड आप देखें। लेकिन पहले एक और शॉकिंग बात। आज की इस तबाही के पीछे सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं था। आज एक साथ 6 अलग अलग कारक आए और एक साथ सबने बैंड बजा दी और सबने मिलकर दलाल स्ट्रीट को आज झुलसा डाला। जी हाँ, तो क्या थे वो 6 कारण, उसको हम आगे विस्तार में समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि बाजार के हर कोने में क्या क्या हुआ, हर इंडेक्स में क्या हुआ, हर सेक्टर में क्या हुआ और हर स्टॉक को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, अगर समझ पाएं। आज हम इस पूरी कहानी को हर एंगल से देखेंगे। तो दोस्तों, आज बाजार की कहानी को अगर हम देखें तो एक के बाद एक झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक झटका लगा। आज का बाजार समझने के लिए एक इमेज बनाइए मन में। कल्पना करिए एक ऐसी नाव जो पहले से थोड़ी हिली डुली हो। कल की 1312 अंकों की गिरावट ने उसे हिलाया था और रात भर वो अनस्टेबल रही और आज सुबह एक और बड़ी लहर आई और लहर का नाम था ट्रंप का मैसिव लाइफ सपोर्ट स्टेटमेंट। जैसे ही यह खबर आई, मार्केट्स ने रिएक्ट किया। गिफ्ट निफ्टी ने पहले ही सिग्नल दे दिया था 153 अंक नीचे, यानी ओपनिंग से पहले ही ट्रेडर्स जानते थे कि आज का दिन आसान नहीं होगा। ओपनिंग पर सेंसेक्स 673 अंक नीचे खुला और फिर एक स्लो पेनफुल कंटिन्यूअस स्लाइड चली जो दिन के अंत तक नहीं रुकी। 11 बजे सेंसेक्स 833 अंक नीचे था। रियल्टी स्टॉक्स टंबल कर रहे थे और 12 बजे निफ्टी 23,600 के नीचे था। आईटी शेयर डिक्लाइन में थे। दोपहर 1 बजे सेंसेक्स निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा नीचे आ चुके थे। यूरोपियन मार्केट्स भी गिरने लगे थे और शाम को क्लोजिंग तक सेंसेक्स 1456 अंक नीचे 74,559 पर। यह एक मैराथन सेल ऑफ था। कोई पैनिक सेलिंग नहीं थी, कोई एक ट्रिगर नहीं था, बस एक कंसिस्टेंट स्टेडी सेलिंग जो पूरे दिन चलती रही और चलती रही। और सबसे ज्यादा नुकसान तकलीफ किसको हुआ? उन्हें जो सोच रहे थे कल गिरा था आज तो रिकवर होगा। बाजार ने आज दिखाया जब मैक्रो हेडविंड्स स्ट्रांग हो तो बाउंस उतनी जल्दी नहीं आता। अब समझते हैं हर इंडेक्स की कहानी। नंबर नहीं, मतलब समझिए इसके। सेंसेक्स 74,559 और गिरावट का सिलसिला जारी रहा है सेंसेक्स में। दोस्तों, सेंसेक्स आज 74,559 पर बंद हुआ। 1456 अंकों यानी 1.92% की गिरावट, यानी कि लगभग 2%। सोचिए, कल 76,015 था और आज 74,559, यानी 2 दिनों में सेंसेक्स ने करीब 2,770 अंक गंवा दिए। पिछले कुछ हफ्तों की सारी गेंस प्रैक्टिकली वाइप आउट हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी देखिए। 74,559 अभी भी उस लेवल से काफी ऊपर है जहां सेंसेक्स इस साल की शुरुआत में था। यह एक करेक्शन है, कोलैप्स नहीं। निफ्टी 23,379 और एक क्रिटिकल सपोर्ट की टेस्ट निफ्टी 23,379 पर बंद हुआ है। जी हाँ, 436 अंकों यानी कि 1.83% की गिरावट के साथ आज निफ्टी ने कई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़ दिए। 23,500 जो एनालिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और कल मैंने आपको कहा था कि 23,500 टूट गया तो फिर आप देखिएगा क्या होगा।
और वो भी नहीं बचा। लेकिन निफ्टी अब 23,000 और 23,200 के जोन की तरफ देख रहा है। लेकिन यहाँ एक तथ्य याद रखिए, फैक्ट याद रखिए, 23,500 के पास सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन इंटरेस्ट था, यानी ऑप्शंस डेटा बता रहा था कि यहाँ बायर्स है, और आज वो ब्रेक हो गया। इसका मतलब अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब 23,000 और 23,200 है। बैंक निफ्टी 53,555, जी हाँ, बैंकिंग की तकलीफ बैंक निफ्टी रहा और आज 53,555 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ, 884 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 0.25%। बैंकिंग सेक्टर पर डबल प्रेशर था। एक तरफ मैक्रो फियर से एफआईआई सेलिंग जारी थी और दूसरी तरफ एसबीआई की कल की 4.36% की गिरावट के बाद आज और सेलिंग थी। पीएसयू बैंक्स ने 1.1% और प्राइवेट बैंक्स ने 1.77% गंवा दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा दर्द में रहे, सबसे ज़्यादा पेन में रहे। यहाँ आज की सबसे पेनफुल स्टोरी थी, जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स आज 59,704 पर बंद हुआ, 2.5% की बड़ी गिरावट के साथ। स्मॉल कैप 17,939 पर लगभग 3.25% गिरावट। सोचिए, निफ्टी 0.2% गिरा लगभग, लेकिन स्मॉल कैप 3.25% गिरा, यानी छोटे स्टॉक्स को आज बड़े स्टॉक्स से ज़्यादा नुकसान हुआ। जब ब्रॉड पैनिक होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे पहले स्मॉल कैप्स में सेलिंग करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी वहाँ कम होती है, और आज यही हुआ। यह एक रिस्क ऑफ मार्केट था, जहाँ लोग रिस्की एसेट्स छोड़कर सेफर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर्स की कहानी क्या रही, कौन कहां खड़ा रहा। तो दोस्तों, आज का सेक्टोरल परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा रिवीलिंग पिक्चर देता है। आइए इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। रियल्टी आज का सबसे बड़ा पेनफुल सेक्टर रहा, 4.11% की गिरावट। जी हाँ, रियल्टी इंडेक्स आज 765.7 पर बंद हुआ, 4.11% की भारी गिरावट के साथ। लगातार दूसरे दिन रियल्टी सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा। कल 3.05% गिरा था और आज यह 4.11%। रियल इस्टेट पर 3 फैक्टर्स एक साथ हिट कर रहे थे: राइजिंग इन्फ्लेशन का डर, इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद का कम होना और एफआईआई की सेलिंग। जो सेक्टर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है, वो आज सबसे ज्यादा पिटा। आईटी लगभग 0.4% गिर गया। दूसरा सबसे बड़ा लूजर आज बन गया आईटी सेक्टर। आज 28,234 पर बंद हुआ, एग्जैक्टली 3.73% की बड़ी गिरावट के साथ। और यह थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि आमतौर पर जब रुपया कमजोर होता है तो आईटी का बेनिफिट होता है। जी हाँ, आईटी सेक्टर को बेनिफिट होता है, लेकिन आज ग्लोबल रिसेशन फियर ने आईटी को दबाया। जब यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो टेक कंपनीज अपनी आईटी स्पेंडिंग को कट करती हैं। इसी फियर ने आईटी सेक्टर को आज 3.73% नीचे खींच लिया। अडानी पोर्ट्स भी आज बिगेस्ट लूजर्स में था, 4.2% ये नीचे रहा। ऑटो 2.28% नीचे रहा। एक और कमजोर दिन रहा आज ऑटो सेक्टर के लिए, 26,142 पर बंद हुआ, 2.28% नीचे। क्रूड महंगा रहा तो ऑटो सेक्टर को लगातार नुकसान हो रहा है। इंडिगो जो एविएशन में है, कल 4.73% गिरी थी एयरलाइंस, और आज ऑटो सेक्टर का भी वही हाल था। मिड कैप और स्मॉल कैप 2.54% और 3.17%। यह नंबर्स मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए ध्यान रखें। ब्रॉड मार्केट आज लार्ज कैप से ज़्यादा गिरा। यह रिटेल इन्वेस्टर्स की पैनिक का रिफ्लेक्शन था। एफएमसीजी आज का रिलेटिव हीरो रहा, 0.08% मामूली सी बढ़त के साथ 50,453 पर बंद हुआ, मात्र 39 अंकों की छोटी सी बढ़त के साथ। हाँ, ये बहुत छोटी बढ़त है, लेकिन आज के माहौल में पॉजिटिव क्लोजिंग ही एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज गेनर्स में से था। एफएमसीजी की यही खूबी है, चाहे बाजार में कितनी भी उथल पुथल हो, मैगी तो बनती ही रहती है, साबुन बिकता ही रहता है। फार्मा आज 23,840 पर बंद हुआ, 1.36% नीचे। हाँ, फार्मा भी आज गिरा है, लेकिन निफ्टी की 1.83% गिरावट के मुकाबले 1.36%, यानी फार्मा ने आज भी बाजार को आउट परफॉर्म किया अगर आप कंपैरिजन देखें। मैक्स हेल्थ केयर कल 2.72% बढ़ा था और सन फार्मा डिफेंसिव रहा। यह सेक्टर आज का लीस्ट बैड परफॉर्मर था। मेटल सेक्टर की बात करें तो -0.35%, सबसे कम नुकसान रहा मेटल सेक्टर को। 12,881 पर यह बंद हुआ, मामूली सी गिरावट के साथ। मेटल ने आज सबसे कम नुकसान झेला है। हिंडाल्को आज गेनर्स में था। इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक डिमांड ने मेटल को थोड़ा कुशन दिया है। अब समझते हैं कि आखिरकार आज बाजार क्यों गिरा। तो इसके 6 कारण हैं और 6 तूफान हैं जो आज बाजार में इस तरह से गिराने में इन्होंने
मदद करी। तो ये 6 अलग-अलग कारण थे, ये 6 अलग-अलग आग थी जिन्होंने आज दलाल स्टेट को झुलसा दिया। तो पहली आग रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और उसका बड़ा असर। यह आज का सबसे अनएक्सपेक्टेड लेकिन पावरफुल कहानी थी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की, विदेश यात्रा कम करें, सोना खरीदना अवॉइड करें, फ्यूल बचाएं। कल मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार जो अर्थशास्त्री हैं जाने माने, उनका इंटरव्यू किया था और समझा था प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसके क्या मायने हैं और बाजार की आर्थिक दशा और दिशा क्या है। तो वो इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये समझते हैं जो 6 अलग अलग कहानियां हैं तो उसमें सबसे बड़ी तो पीएम मोदी की अपील का ही असर रहा और ये सबसे अनएक्सपेक्टेड था, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन सबसे पावरफुल कहानी थी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि भैया विदेश यात्रा कम करें, आप सोना खरीदना अवॉइड करें, फ्यूल बचाएं, सोना 1 साल के लिए ना खरीदें, फ्यूल बचाएं। उन्होंने कहा यह एनर्जी क्राइसिस इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव डाल रही है। यह एक देशभक्त की अपील थी, लेकिन बाजार ने इसे एक अलार्म बेल की तरह सुना। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री को खुद आकर कहना पड़े कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तो सिचुएशन कितनी सीरियस है। इन्वेस्टर्स ने यही सवाल पूछा और जवाब में सेलिंग आ गई। सबसे ज़्यादा असर पड़ा ज्वेलरी स्टॉक्स पर। टाइटन कल 6.85% गिरा था और पीएम की अपील के डायरेक्ट बाद गिरा था और आज भी जिन स्टॉक्स में पीएम की अपील का शेडो था वो दबाव में रहे। ये एक पॉलिसी रिस्क था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और बाजार अनएक्सपेक्टेड रिस्क को सबसे ज़्यादा हेट करता है, सबसे ज़्यादा नफरत करता है। और दूसरी आग लगाई हमारे दूसरे देवता ने, कौन? ट्रंप बाबू ने, ट्रंप मोशाय ने। ये रोज कुछ ना कुछ आग लगाने का काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में। ट्रंप का मैसिव लाइफ सपोर्ट, कल रात ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठकर ये 3 शब्द कहे, मैसिव लाइफ सपोर्ट, और इन 3 शब्दों ने रात भर दुनिया के मार्केट्स को हिलाया। ट्रंप ने कहा ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम देने का वादा किया था और फिर मुकर गए। दे टोल्ड मी यू आर गेटिंग इट बट यू आर गोइंग टू हैव टू टेक इट आउट एंड देन दे चेंज देयर माइंड। ट्रंप के एड्स ने सीएनएन को बताया कि वो अब मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस फिर से शुरू करने पर सीरियसली सोच रहे हैं और बस बाजार ने यह मैसेज बिल्कुल सीधे पढ़ा कि डील नहीं होगी जल्दी, स्ट्रेट बंद रहेगी और सेलिंग शुरू हो गई। तीसरी आग लगी क्रूड ऑयल की। क्रूड जिस वक्त अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $106 पर बैरल पर चल रहा है। जी हाँ, ब्रेंट क्रूड आज $106 के जोन में था और 99 से $100 के करीब WTI। एक हफ्ते पहले क्रूड $89 तक गिरा था और उस वक्त लगा था कि राहत आ रही है, लेकिन ट्रंप के रिजेक्शन के बाद क्रूड वापस 100 के ऊपर आ गया है और इंडिया के लिए हर $10 क्रूड बढ़ने का मतलब है 12 से 13 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल। इन्फ्लेशन बढ़ती है, गवर्नमेंट का फिस्कल बजट टाइटन होता है और कॉर्पोरेट मार्जिन्स स्क्वीज होते हैं, सिकुड़ते हैं और बाजार ये सब डिस्काउंट करके आज गिर पड़ा। और चौथी आग लगी रुपये की। रुपये का नया रिकॉर्ड लो 95.63 पे। जी हाँ, आज रुपये ने एक नया ऑल टाइम लो रिकॉर्ड बनाया है, ₹95.63 का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। और यह सिर्फ एक करेंसी का नंबर नहीं है, यह इंडिया की मैक्रो वल्नरेबिलिटी का सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर है। जब क्रूड महंगा होता है तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है क्योंकि ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है और डॉलर की डिमांड बढ़ी तो रुपया कमजोर हुआ। ₹95.63 का मतलब है ऑयल और ज़्यादा महंगा हो गया, इंपोर्ट कॉस्ट और बढ़ गई है, इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगी। एफआईआईज के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना अब कम अट्रैक्टिव हो गया है क्योंकि जब वो पैसा निकालेंगे तो रुपये की कमजोरी उनका रिटर्न कम कर देगी और यह एक निगेटिव स्पाइरल है और आज उस स्पाइरल ने बाजार को और नीचे धकेला है। पांचवी आग की अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स का दोपहर बाद गिरना, जब इंडियन मार्केट्स पहले से ही दबाव में थे तब दोपहर के सेशन में यूरोपियन मार्केट्स भी गिरने लगे। एफटीएसी और डेक्स दोनों प्रेशर में आए और यह एफआईआई इसको और नर्वस करता है। जब यूरोप गिरता है तो यूरोपियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ग्लोबली अपना रिस्क रिड्यूस करते हैं। इसका सीधा मतलब
मतलब है कि इंडिया से और सेलिंग, यह सेलिंग का एक और राउंड था जो पहले से चल रहे सेल ऑफ को और एक्सिलरेट कर गया। और छठा कारण रहा एफआईआईज की लगातार और रिकॉर्ड बिकवाली, और अंत में वो आग जो सबसे धीमी लेकिन सबसे तेज जलाती है, उसने पूरी तरह से बाजार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, कल 11 मई को एफआईआईज ने 8,437 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग करी एक दिन में ही, और यह एक मैसिव आंकड़ा था। डीआईआईज ने 5,939 करोड़ की बाइंग की, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग इतनी एग्रेसिव थी कि कल डीआईआईज भी पूरी तरह उसे ऑफसेट नहीं कर पाए। और आज बैंकिंग, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो एफआईआई हैवी सेक्टर्स हैं, उन सब में भारी सेलिंग साफ दिखाई दी। यह साफ सिग्नल था कि एफआईआईज आज भी बेच रहे हैं। 2026 में एफआईआईज ने अब तक इंडिया से करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा निकाल लिए हैं। एनएसई कंपनीज में उनकी ओनरशिप 14 साल के लो पर है। यही वो 6 कारण थे, यही वह 6 आग थी जो आज एक साथ जली। और पीएम की अपील, ट्रंप का रिजेक्शन, महंगा क्रूड, कमजोर रुपया, गिरता यूरोप और एफआईआईज की बिकवाली, इनमें से कोई एक भी होती तो शायद बाजार संभल जाता, लेकिन छहों एक साथ आ गई। और यह दोस्तों तूफान था आज हमारे शेयर मार्केट के लिए, जिसने 11 लाख करोड़ रुपए खा लिए, जला दिए। अब दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या हुआ, यानी कि ग्लोबल क्यूज आज क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे। तो दोस्तों आज ग्लोबल पिक्चर एक कॉम्प्लिकेटेड जिगसॉ पजल की तरह था। कुछ पीसेस पॉजिटिव थे और कुछ निगेटिव। अमेरिका फ्लैट लेकिन मिक्स्ड। कल रात डो जोन्स मामूली 0.19% की बढ़त के साथ ऊपर बंद हुआ। एस&पी ग्लोबल 0.19% और नैस्डैक 0.1% ऊपर। यानी वॉल स्ट्रीट ने ईरान की न्यूज़ को ओके लेट्स वेट एंड सी की तरह लिया, लेकिन ये पॉजिटिव क्यों नहीं था, यह इनडिफरेंस था। और आज यूएस में एक और बात थी, ट्रंप शी समिट की उम्मीद। ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते मिल सकते हैं। इस समिट से उम्मीद है कि चाइना ईरान पर प्रेशर डाले ताकि स्ट्रेट खुले। यह एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लेकिन अभी सिर्फ उम्मीद है, रियलिटी नहीं। यूरोप की बात करें तो यह आज निगेटिव रहा। यूरोपियन मार्केट्स आज दोपहर बाद गिरे, जैसा मैंने ऊपर बताया है, लेकिन जिसने इंडियन मार्केट्स को पूरी तरह से दबाया। एफटीएसी और डेक्स दोनों प्रेशर में थे। एशिया की बात करें तो मिक्स्ड रहा। जापान का निक्केई 0.7% ऊपर था और हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% ऊपर, लेकिन साउथ कोरिया का कोस्पी 1.4% नीचे था। चाइना का संघाई 0.13% नीचे। यानी एशिया में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग का सिग्नल था साफ। गिफ्ट निफ्टी 23,715 पर था, यानी निफ्टी से 153 अंक नीचे। यह सिग्नल साफ था और बाजार ने उस सिग्नल को माना। रुपया आज का सबसे वरिंग नंबर्स था। जी हाँ, आज 95.63 पर यह बंद हुआ और आज नया ऑल टाइम लो का रिकॉर्ड बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया जितना कमजोर होता है, ऑयल इंपोर्ट उतना महंगा होता है, और जितना महंगा ऑयल उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन। यह एक निगेटिव स्पाइरल है जो तब तक नहीं रुकती जब तक स्ट्रेट नहीं खुलती। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना ही होगा जल्द से जल्द। दोस्तों आज के टॉप 5 गेनर्स देख लेते हैं। तो आज के टॉप 5 गेनर्स में टॉप 5 तो नहीं रहे, लेकिन टॉप 4 रहे। और तो कहानी उनकी सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहानी बताती है कि किस में रियल स्ट्रेंथ है। तो ओएनजीसी 4.7% की शानदार बढ़त। आज का सबसे बड़ा गेनर ओएनजीसी रहा। आज 4.7 चढ़कर 294 रुपए पर बंद हुआ। खुला था 287 पर, हाई गया 300 का और लो बनाया 287 का। जी हाँ, और ये आज की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। जब क्रूड महंगा होता है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज को बेनिफिट होता है। ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। जब इंटरनेशनल क्रूड 103 से 106 डॉलर पर हो तो ओएनजीसी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है। इसीलिए जब पूरा बाजार गिर रहा था तो ओएनजीसी 0.5% चढ़ गया। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेक्टर रोटेशन का। जब मैक्रो सिचुएशन चेंज होती है तो पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है। हिंडाल्को 1.86% की बढ़त के साथ रहा और ये 1,043 रुपये पर बंद हुआ। खुला था ये 1,027 पर, हाई बनाया 1,055 का और लो बनाया आज इसने 1,025 रुपये का। मेटल सेक्टर का यह हैवी वेट आज भी पॉजिटिव रहा। एल्युमिनियम और कॉपर की डोमेस्टिक
डिमांड स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जारी है और हिंडाल्को का इंटरनेशनल बिजनेस नोवेलिस भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.26% की मामूली बढ़त के साथ में 976 रुपये पर बंद हुआ, खुला था 977 पर, हाई बनाया 981 का और लो बनाया 962 रुपये का। दोस्तों ये सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा कि कल एसबीआई 4.36% गिरा था और आज 0.26% ऊपर। ये डेड कैट बाउंस हो सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि 975 के लेवल पर एसबीआई में बायर्स हैं। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में वैल्यू इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। भारतीय एयरटेल 0.17% की मामूली बढ़त के साथ आज 1763 रुपये पर बंद हुआ, खुला था ये 1752 पर और बंद हुआ है किसने पे 1763 रुपये पर, हाई बनाया इसने 1777 का और लो बनाया 1752 का। तो टेलीकॉम सेक्टर को ऑयल क्राइसिस से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, लोग चाहे कुछ भी हो अपना मोबाइल को रिचार्ज कराते ही रहते हैं और एयरटेल की 5G एक्सपेंशन और ARPU ग्रोथ स्टोरी आज भी इंटैक्ट है। अब बात कर लेते हैं आज के लूजर्स की। तो दोस्तों आज निफ्टी के 50 में से 46 स्टॉक्स गिर गए। तो टॉप की हम बात करते हैं तो अडानी पोर्ट्स 4.32% गिरा और ये 1691 रुपये पर बंद हुआ, खुला था 1752 पर, हाई बनाया 1766 का, लो बनाया 1683 रुपये का। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्लोजर का सीधा असर है। जब शिपिंग रूट्स डिस्टर्प्टेड होते हैं तो पोर्ट ट्रैफिक कम होता है और अडानी पोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल शिपिंग से जुड़ा हुआ है। श्रीराम फिनांस 4.31% नीचे रहा, ये 934 रुपये पर बंद हुआ, खुला था ये 971 पर, लो हाई बनाया इसने 980 का और लो बनाया 926 रुपये का। कल की बात करें तो 976 रुपये पर बंद हुआ था। एनबीएफसी सेक्टर पर आज हार्श सेलिंग थी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने का डर होता है तो लेंडिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। श्रीराम फिनांस को रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में लेंडिंग करती है जो इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा हिट होता है। टेक महिंद्रा 4.25% गिर गया। टेक महिंद्रा आज 4.21% गिरकर 1396 रुपये पर बंद हुआ, हाई बनाया 447 का और लो बनाया इसने 1389 रुपये का। दोस्तों आईटी सेक्टर आज बुरी तरह से पिटा और टेक महिंद्रा उसमें पिटने वालों में सबसे आगे था। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग में स्लो डाउन का डर, डॉलर के बावजूद मार्जिन प्रेशर्स और स्टॉक स्पेसिफिक कंसर्न्स ने टेक महिंद्रा को 4% से ज़्यादा नीचे धकेल दिया। HCL टेक्नोलॉजीज 4.01% नीचे गिर गया और ये 1147 रुपये पर बंद हुआ, खुला था 1183 पर, हाई बनाया 1184 का और लो बनाया 1143 का। आईटी सेक्टर की ब्रॉड वीकनेस में HCL टेक भी आज शामिल रहा। आईटी इंडेक्स आज 3.73% गिरा और HCL टेक उसी डायरेक्शन में था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3.99% गिर गया। नीचे जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो 231 रुपये पर बंद हुआ है, खुला था ये 240 पर, हाई भी 240 का ही रहा और लो इसने 229 रुपये का बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में सेलिंग हो रही है। ये अपने IPO प्राइस से भी नीचे आ गया है। फिनटेक और न्यू एज फाइनेंशियल कंपनीज पर मैक्रो फियर का सबसे ज़्यादा असर होता है। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, जो बाजार की आत्मा है। और बाजार की आत्मा आज क्या कह रही थी दोस्तों? तो दोस्तों आज के बाजार को सिर्फ एक नंबर से समझना हो तो वो नंबर है 590 वर्सेस 2726। जी हाँ, आज सिर्फ 590 स्टॉक्स बढ़े और 2726 स्टॉक्स गिर पड़े और 65 अनचेंज्ड रहे। यानी रेशियो था 18:82 का। हर 5 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक गिर गए। यह एक सीरियस नंबर है और यह बताता है कि आज कोई सेलेक्टिव सेलिंग नहीं थी, यह एक अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन था। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स सब गिरे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यह कि 590 वर्सेस 2726 स्कैरी है। लेकिन मार्केट पैनिक में यह रेशियो और भी एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कोविड क्रैश में 50 वर्सेस 3500 जैसे नंबर्स थे और आज का 18:82 का रेशियो एक सीरियस सेल ऑफ था। लेकिन कंप्लीट पैनिक नहीं था। 590 स्टॉक्स आज भी बढ़े। ONGC, हिंडाल्को, SBI, एयरटेल, इन्होंने आज भी रेजिलियंस दिखाई। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की। जी हाँ, MCX पर आज की ड्रामेटिक स्टोरी रही है कमोडिटी मार्केट में और ये बेहद ही
बेहतरीन इंटरेस्टिंग ड्रामा था। जी हाँ, गोल्ड एक रोलर कोस्टर रहा। सुबह गोल्ड की शुरुआत पॉजिटिव थी। एमसीएक्स गोल्ड ने 1,54,049 रुपए तक की ऊंचाई छुई और 0.25% की बढ़त, और इंट्राडे हाई 1,54,243 का था। लेकिन फिर कुछ हुआ, दोपहर बाद जैसे ही क्रूड और ऊपर गया, डॉलर मजबूत हुआ, गोल्ड पर सेलिंग आ गई और गोल्ड 1,53,200 रुपए तक नीचे आ गया। अपने इंट्राडे गेंस की सारी शाइन खो दी। इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड 4,650 से 4,730 डॉलर पर आउंस के बीच में स्विंग करता रहा। गोल्ड की आज की कहानी का मॉरल अगर हम देखें तो गोल्ड आज खुद कंफ्यूज था। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो गोल्ड को ऊपर ले जाती है, और दूसरी तरफ डॉलर स्ट्रेंथ जो गोल्ड को नीचे खींचती है। इस टग ऑफ वॉर में गोल्ड ने आज एक वोलेटाइल, मोस्टली फ्लैट से स्लाइटली निगेटिव दिन बिताया, और प्रधानमंत्री मोदी की रविवार की अपील का असर भी था। गोल्ड ज्वेलरी की डोमेस्टिक डिमांड पर सवाल था। सिल्वर, आज की दोस्तों सबसे ड्रामेटिक स्टोरी सिल्वर की रही है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग थी। सुबह एमसीएक्स सिल्वर ने 1.2% का सर्ज लगाया और 2,82,000 रुपए तक चांदी पहुंच गई। एक बहुत ही शार्प एग्रेसिव मूव था ये। लेकिन दोपहर बाद सिल्वर ने अपने सारे के सारे गेंस इरेज कर दिए। 1.5% नीचे आकर करीब 2,74,000 पे आ गई, और इंटरनेशनल स्पॉट सिल्वर $86 पर आउंस तक गया, फिर वापस नीचे आ गया। सिल्वर ने आज दिखाया कि वो कितनी वोलेटाइल हो सकती है। एक सुबह 1.25% ऊपर और शाम को वही 1.5% नीचे, यानी इंट्राडे में 0.3% का स्विंग। सिल्वर के लिए की इनसाइट क्या है, तो सिल्वर को दो तरफ से खींचा जा रहा है। सेफ हेवन डिमांड जो इसे ऊपर ले जाती है, और इंडस्ट्रियल स्लो डाउन फेयर जो इसे नीचे खींचती है। जब तक ये टग ऑफ वॉर चलेगा, सिल्वर वोलेटाइल रहेगा। दोस्तों, अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आज का तो हमने बाजार देख लिया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कल क्या हो सकता है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, जो हम बात करने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी है कि, और ये साइकोलॉजी को मैप करने का एक तरीका है। तो आइए कल के लिए वो मैप तैयार करते हैं। निफ्टी 50 आज 23,379 पर बंद हुआ। यह एक इंपॉर्टेंट जोन है। इमीडिएट सपोर्ट 23,200 है और उसके नीचे 23,100 है। यहां दिसंबर 2025 का लो था, यह आप याद रखिए। यह एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके बाद 23,000 है, और यह एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। इसे भैया टूटने से बचा लेना। अगर ये टूट गया तो फिर पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि फिर 22,500 और फिर 22,000 दिखेगा। लेकिन उतना बड़ा रिस्क होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मोदी जी कुछ कहेंगे, ट्रंप कुछ कहेंगे, और मार्केट एक बार को फिर चल पड़ेगा। ये ऐसे कयास लगाए जाते हैं, ऐसे हर आदमी कयास लगाता है, क्योंकि मार्केट जो है ना, न्यूज़ बेस इस वक्त बहुत मूव कर रहा है। ट्रंप कभी एक हफ्ते की शुरुआत में कुछ कहते हैं, वीक की क्लोजिंग पे कुछ कहते हैं, और मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है। तो खैर, अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों, अब आज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि कल क्या होगा, कल का रोड मैप क्या होना चाहिए, कल क्या हमारे सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं और क्या हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, तो ये देख लेते हैं, क्योंकि कल का रोड मैप तैयार करना बहुत आवश्यक है। निफ्टी 50 आज निफ्टी 23,379 पर बंद हुआ। यह एक इंपॉर्टेंट जोन है। इमीडिएट सपोर्ट 23,200 है इसके बाद, और उसके बाद 23,100। यहाँ दिसंबर 2025 का लो था, यह बात आप समझ लीजिए, और यह एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट अगर हम सपोर्ट है तो जो 23,000 है, और यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यह टूटा तो 22,500 और 22,000 का रिस्क आ सकता है। तो कृपया करके सोचिए कि ये नहीं टूटना चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, तो 23,600 और 23,700। यह कल तक ये सपोर्ट था, और जब ये टूटा तो अब यह रेजिस्टेंस बन गया है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,000 है। ये एक बड़ा लेवल है, और इसे दोबारा रिकवर करने में कुछ सेशंस लग सकते हैं। अब कल हमें देखना क्या है, तो कल अगर कोई पॉजिटिव ईरान यूएस न्यूज़ आई तो निफ्टी 23,600 से 23,700 रिकवर कर सकता है। न्यूज़ अगर न्यूट्रल है तो 23,200 और 23,300 पर कंसोलिडेट कर सकता है। मिलिट्री एस्केलेशन हुआ तो 23,000 टेस्ट कर सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो सपोर्ट 74,000 पर है, उसके नीचे 73,500, की लेवल 74,500 का है। आज यह बेयरली होल्ड हुआ है। कल क्लोजिंग उसके ऊपर रही तो थोड़ी राहत आप महसूस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 75,500 और उसके ऊपर 76,000। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 53,000 है, उसके नीचे 52,500 क्रिटिकल जोन है। रेजिस्टेंस 54,500 और उसके ऊपर 55,000। दोस्तों, अब देखते हैं कि आज के बाजार ने हमको क्या सबक दिया है। तो वो सबक समझना
बहुत ज़रूरी है और इसे एक रियल पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप आज अपना पोर्टफोलियो देखें और वो कल से 2%, 3% या 5% नीचे हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? बहुत से लोगों का रिएक्शन होता है बेच दो और यही रिएक्शन सबसे महँगा पड़ता है। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिसे रिसेंसी बायस कहते हैं। रिसेंसी बायस ये है, हम जो हाल में हुआ है उसे फ्यूचर में भी होता हुआ मान लेते हैं। यानी आज बाजार गिरा है तो कल भी बाजार गिरेगा और आज गिरा है तो कल भी गिरेगा। लेकिन बाजार ऐसे नहीं चलता। 2008 में सेंसेक्स 7,000 तक गिरा था, उस वक्त भी लोग सोचते थे कि यह और गिरेगा। लेकिन 2014 में सेंसेक्स 25,000 पर था। 2020 में कोविड क्रैश में सेंसेक्स 26,000 तक गिरा और उस वक्त भी रेसेंसी बायस ने लोगों को बिकवाया था, माल बेच दिया। लेकिन 2021 में सेंसेक्स 61,000 पर था। हर गिरावट के बाद एक वापसी आई है बिना एक्सेप्शन के, लेकिन उस वापसी का फायदा सिर्फ उन्हें मिला जो मार्केट में बने रहे। सेंसेक्स 80,000 पार तक गया। दोस्तों, आज का प्रैक्टिकल सबक 3 चीजें हैं। पहली, एसआईपी मत रोकिए। आज निफ्टी 23,379 पर है, जब डील होगी और निफ्टी 25,000 पर होगा। जी हाँ, आज की एसआईपी में खरीदी गई यूनिट्स बहुत वैल्यूएबल होंगी। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यह कॉन्सेप्ट सिर्फ बुल मार्केट में काम नहीं करता, यह बियर मार्केट में ज़्यादा काम करता है। और दूसरी, पोर्टफोलियो को सेक्टर वाइज देखिए। आज ओएनजीसी 4.7% चढ़ा, हिंडाल्को 1.86% ऊपर गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है तो आज का नुकसान उतना नहीं होगा जितना एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का होगा। डाइवर्सिफिकेशन एक इंश्योरेंस है जो प्रीमियम भले ही लगे, क्लेम के वक्त काम आती है। और तीसरी बात, यह भी जान लीजिए कि क्या नहीं करना है। पैनिक सेल मत करिए, मार्केट बॉटम पर कॉल मत लगाइए। कोई नहीं जानता एग्जैक्ट बॉटम कहां पर है और किसी की टिप्स पर ब्लाइंडली एक्ट मत करिए। वॉरेन बफे ने कहा था कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आज निफ्टी 23,379 पर है। क्या इंडिया की वैल्यू कम हुई? क्या 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस कम हो गई? क्या डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, यह सब कम हो गया? नहीं, प्राइस कम हुआ है, वैल्यू वही रही है। और जब प्राइस वैल्यू से कम होती है तो वो बाइंग का टाइम होता है और अभी ये एक बाइंग का टाइम है। मार्केट जब भी गिरता है तो छोटा छोटा एक एवरेज बनाना शुरू कर देना चाहिए, बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आज का दिन बहुत भारी था। 2 दिनों में सेंसेक्स 2,770 अंक गिर गया है। निफ्टी 23,379 पर आ गया। रुपया न्यू ऑल टाइम लो पर है। ट्रंप ने डील रिजेक्ट कर दी, क्रूड $100 के ऊपर चला गया और उस सबके बावजूद भी ओएनजीसी आज 0.5% बढ़ गया, हिंडाल्को 0.2% बढ़ गया। एफएमसीजी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, भले मामूली सी दी हो लेकिन दी। एसबीआई ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाजार में हमेशा हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी होती है। जब बुरे से बुरे दिनों में भी कुछ स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो ये बताता है कि बाजार डेड नहीं है, वो सिर्फ एडजस्ट हो रहा है। और जो इन्वेस्टर्स आज एडजस्ट होने की बजाय घबराकर भागते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं और यह वादा हिस्ट्री का है, मेरा नहीं है। जब 2008 में लेमैन ब्रदर्स गिरा था, किसी को नहीं पता था कि बाजार कब रिकवर होगा, लेकिन रिकवर हुआ। और जब 2020 में कोविड लॉक हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि कब खुला था। ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म, लेकिन खुला, लॉकडाउन भी खुला, बाजार भी खुला और बाजार चढ़े भी। और यह ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, यह भी रिजॉल्व होकर रहेगा। इतिहास में कोई भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट नहीं रहा। जब स्ट्रेट खुलेगी, और वो खुलेगी ही, तब जो इन्वेस्टर्स आज बाजार में हैं वो कल सेलिब्रेट करेंगे। और आज का मैसेज एक लाइन में दोस्तों, सबसे बड़े उतार के बाद सबसे बड़ा चढ़ाव आता है। बस उस चढ़ाव के लिए बने रहना जरूरी है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण, हमारा ये लेखा जोखा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, एक और अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे संजीवनी टीवी के सदस्य भी बने। ज्वाइन बटन को दबा के जो हमारी एक छोटी सी मेंबरशिप है उसको भी लें, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और उस सबके
ज़्यादा, उस सबसे ज़्यादा हमें हौसला मिलेगा, हमें पता लगेगा कितने लोग हमारे इस कार्यक्रम को सीरियसली देखते हैं, कितने लोग वेट कर रहे हैं, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा इस प्रोग्राम को दिन प्रतिदिन और बेहतर बनाने का। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। निवेश करते रहिए, क्योंकि निवेश से ही आप अच्छी रकम बना सकते हैं। कमा के आप बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर निवेश करेंगे, सही से निवेश करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।